कल हम लोग मांग की लोच के बारे में चर्चा प्रारंभ किया था और हम लोगों ने इस क्रम में जाना था कि मांग के लोच से आप क्या समझते हैं, मांग के लोच क्या है और मांग के लोच के कितने प्रकार हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग के लोच चैप्टर में ही एक नया टॉपिक चर्चा करेंगे, मांग की लोच को मापने की विधियां। आज पढ़ेंगे मांग की लोच को मापने की विधियां। मतलब मांग के लोच को मापने की कौन कौन सी विधि हैं, किन किन विधियों से मांग के लोच को मापा जा सकता है। तो विद्वानों के अनुसार मांग के लोच को मापने की 4 विधियां हैं। मांग के लोच को मापने की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। पहला है प्रतिशत विधि। क्या है? प्रतिशत विधि। दूसरा है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि। तीसरा है बिंदु विधि। चौथा है चाप विधि। मांग की लोच के बारे में हम लोगों ने जाना था, चर्चा किया था कि मूल्य में परिवर्तन से मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होता है या किस दर से परिवर्तन होता है। परिवर्तन के उसी दर को मापने की जो विधि है उसे ही मांग की लोच के नाम से हम जानते हैं। और हमने कहा कि मांग के लोच को मापा कैसे जाएगा। अगर कुछ आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो न्यूमेरिकल प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सूत्र, उसके फॉर्मूला को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए कि मांग के लोच को मापने के हम प्रतिशत विधि के बारे में जानें। किस विधि के बारे में? तो मांग के लोच को मापने की जो प्रतिशत विधि है इसका विकास दूसरे प्रोफेसर फ्लस्क ने किया था। मांग के लोच को मापने की जो विधि है उसका विकास किसने किया था? प्रोफेसर फ्लस्क ने किया था। अब प्रश्न है कि मांग के लोच को मापने की जो प्रतिशत विधि है इसका सूत्र क्या है। सूत्र है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। प्रश्न क्या आया? मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मतलब मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर मांग के लोच को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ एक आंकिक प्रश्न की बात करें तो एक मैं बता कर दिखा रहा हूं। जैसे मान लो कि वस्तु की कीमत, पहली अवस्था में वस्तु की कीमत मान लो 50 रुपये था। कितना था? ध्यान देंगे, वस्तु की कीमत कितना था? 50 रुपये था। अब कीमत, दूसरी कीमत माने कीमत बढ़कर अगर 75 रुपया हो जाती है, क्या होती है? 50 रुपया कीमत पर उपभोक्ता
वस्तु का 20 इकाई डिमांड करता था। कितना इकाई? 20 इकाई का डिमांड करता था। कीमत बढ़कर कितना हो गया? 75 इकाई हो गया। तो क्या मान लो कि 15-10 हम कुछ भी कर सकते, 10 इकाई का मांग कर देता है। प्रश्न को अपने मन से बनाया जा सकता है। तो कहेगा कि यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक एक उपभोक्ता, प्रश्न को ऐसे लिखेगा ना कि एक उपभोक्ता 50 रुपये प्रति इकाई के दर से किसी वस्तु की, जब किसी वस्तु की कीमत 50 रुपया प्रति इकाई है, उपभोक्ता 20 इकाई क्रय करता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर 75 हो जाती है तो कितने इकाई का प्रयोग? तो वह 10 इकाई खरीदता है, तो वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो यहाँ हमको पहले प्रतिशत परिवर्तन को देखना होगा। मतलब आप यहाँ देखिए कि कीमत में कितना % परिवर्तन हो रहा है। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला क्या याद है आप लोगों को? देखिए, अगर गणित समझ में आती है तो यहाँ समझाएंगे, और नहीं तो एक दिन पहले हमको प्रतिशत का सारा फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा, अन्य तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो केवल मैं पढ़ाऊंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो कोई फायदा होने वाला। हाँ, मैथ वाला ही। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं हमें? फॉर्मूला क्या है इसका? जैसे प्रारंभिक कीमत 50 रुपया था, कीमत बढ़कर 75 हो गया, तो कितना % कीमत बढ़ा? ये तो मूर्खटाई हो गया। 25% हम लिख सकते हैं। सूत्र बताइए। चलिए, हमको समझाना पड़ गया एक दिन। मान लो यहाँ कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, 25%, और मूल्य में गिरावट कितनी हो रही है? 50%, 50% गिर जा रही है। कितना गिर रही है? तो यहाँ फॉर्मूला के देखिए, मांग में प्रतिशत परिवर्तन हम बिना कुछ किए भी दूसरा तरीका से निकाल सकते हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया है? 50। क्या? और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? गुने 100 होगा, मान प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 लिखते हैं। किसी चीज को 100 से गुना करने का मतलब क्या है? प्रतिशत को हटा देना, दूसरा कोई रीजन नहीं होता है। तो 25 दूना कितना होगा? 50। मतलब क्या होगा? कितना होगा? मांग की लोच में इसकी कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगी? प्रतिशत बिंदु इसका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सीधा हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब 2 हो गया तो पूछेगा कि मांग की लोच क्या होगी? 2 निकल गया। लेकिन प्रतिशत विधि कहता है कि मांग की लोच के 3 प्रकार होते हैं। प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की लोच क्या प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। प्रतिशत विधि के अनुसार मांग की लोच 3 प्रकार का होगा। पहला होगा इकाई से अधिक मांग की लोच इकाई से ज्यादा। दूसरा मांग की लोच इकाई के बराबर। और तीसरा क्या होगा? मांग की लोच इकाई से क्या होगी? कम होगी। 3 कंडीशन हो सकता है। प्रतिशत विधि से अगर यदि हम किसी प्रश्न को सोल्व करें तो मांग की लोच इकाई से बड़ा कहने का मतलब इकाई से बड़ा क्या होगा? तो इकाई से बड़ा का मतलब ये हो गया कि मांग में परिवर्तन ज्यादा होगा और मूल्य में परिवर्तन कम होगा। मांग में परिवर्तन क्या होगा और मूल्य में परिवर्तन क्या होगा? इकाई से ज्यादा कहने का मतलब हो गया मांग में परिवर्तन क्या होगा? ज्यादा, और मूल्य में क्या होगा? यदि आप सीधा देखो, पूछ देगा इसे ही, प्रश्न कर देगा किसी वस्तु की कीमत में 50% परिवर्तन हुआ मूल्य में और मांग में 75% परिवर्तन हो गया, तब मांग की लोच कैसी होगी?
देखना पड़ेगा। मांग में परिवर्तन क्या है, ज्यादा है, और मूल्य में परिवर्तन क्या है, यह कंडीशन क्या होगा, मांग किलो इकाई से, मैंने जब भी उतर आएगा तो एक से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, मांग किलो इकाई के, इसका सीधा कहता है मांग में परिवर्तन व मूल्य में परिवर्तन क्या हो, बराबर हो। मतलब जितना प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, यदि मांग में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो तो मांग किलो क्या होगी, इकाई के, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब मांग किलो इकाई से कम, इसका मतलब सीधा कह रहा है, हाँ, मांग में परिवर्तन क्या होगा, नहीं भाई, यहां ज्यादा है तो यहां कम। हाँ, मांग में परिवर्तन क्या होगा, अब मूल्य में परिवर्तन ज्यादा होगी तो क्या होगा, इसका उत्तर 1 से। यदि आप किसी न्यूमेरिकल प्रश्न को बनाइए और उत्तर यदि 1 से ज्यादा है, इसका मतलब होगा मांग किलो इकाई से। अगर उत्तर 1 आए तो मांग किलो इकाई के, यदि उत्तर 1 से क्या है, कम आए तो मांग किलो इकाई से क्या होगी। प्रश्न किसी भी तरीके से कह सकता है, कीमत में परिवर्तन 35%, कीमत में परिवर्तन, चलो लिखा गया 33%, और मांग में परिवर्तन 20%। तो प्रतिशत विधि से मांग किलो ज्ञात करें। इसको को सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ वस्तुनिष्ठ में ऐसा प्रश्न डालता है, प्रश्न को लिख देगा और वहाँ तो ऑप्शन देगा, आपको बना करके लाना होगा। तो फॉर्मूला याद रखना होगा, पहले क्या देना है, मांग में परिवर्तन बटा पर कीमत में क्या लिखेंगे, 20/33, जिसमें आए मतलब 1 से कम ही ना आएगा, तब मांग किलो इकाई से क्या होगी, मांग किलो इकाई से दशमलव में आएगा तो हमको काटना पड़ेगा ना। इसी कंडीशन को चेंज कर दीजिए। कीमत में परिवर्तन यदि 50% हो रहा है और मांग में परिवर्तन 75% हो रहा है, हो सकता है, तो मांग किलो क्या होगी, तो यहां आप क्या लिखेंगे, 75/50। इसके मतलब जब भी उत्तर होगा तो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका उत्तर 1 से काटेंगे तो क्या होगा, ज्यादा होगा ना। इसका मतलब मांग किलो इकाई से। कभी कभी कंडीशन आ सकता है, कीमत में भी 20% और मांग में भी, दोनों में प्रतिशत बराबर चेंज हो रहा है। या सीधा क्या होगा, 20/20 बराबर क्या होगा, 1। तो पहले इन विधियों को देखते हैं, फिर टाइम अगर बचता है तो हम लोग गणितीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, गणितीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। थोड़ा देर के बाद आइए। दूसरा बात कहते हैं, क्या देर में आओ ना, ऊपर क्यों बैठते हो, समझा दो ना। ऊपर बैठने वाला को देखा दिमाग लगाना चाहिए। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। गेट बंद करना समस्या का समाधान, हम टीचर है लोग गए करेगा मेरे पास, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा ना। बुरबा का बहुत देर बतियाएगा वो। अब है कुल व्यय प्रणाली। क्या है, क्या है, कुल व्यय। कुल माने टोटल खर्चा। मांग में कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत घटे या बढ़े, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। उसके बाद कुल व्यय प्रणाली क्या कहता है, कीमत में
परिवर्तन होने पर व्यय में कोई परिवर्तन न हो। जैसे उदाहरण ले लो, कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो जाए। देखो, जैसे मान लिया कीमत और व्यय, क्या है? व्यय। मान लो वस्तु की कीमत था 20 रुपये, इकाई लिख दो एक, और व्यय मान लो वस्तु की कीमत 20 रुपया है, तो 20 रुपये कीमत पर अगर उपभोक्ता 50 इकाई खरीदता है, कितना इकाई? तो यह कितना व्यय कर रहा है? 1000। कितना कर रहा है? यदि वस्तु की कीमत बढ़कर अचानक मान लो कोई भी रीजन हो सकता है, बढ़कर 25 हो जाता है, कितना हो जाता है? तो कितना का वो हमेशा खर्च करेगा मात्र 1000 रुपया, उससे बेसी कुछ भी नहीं करेगा। तो इकाई का वो खरीदेगा 40। क्या? यदि वस्तु की कीमत घटकर 10 हो जाता है, फिर भी खर्चा कितना करेगा? यह कई वस्तु खरीदेगा। सीधा कहता है कि वस्तु का दाम घटे या बढ़े इससे मतलब नहीं है हमको। उपभोक्ता वस्तु की इकाई घटा बढ़ा देगा जरूर, लेकिन व्यय जितना है उतना ही रखेगा। तो इसे क्या कहते हैं? हमें कुल व्यय प्रणाली के नाम से। कीमत घटे या बढ़े, लेकिन उपभोक्ता किसी खास वस्तु पर जितना व्यय पहले करता था, यदि उतना ही व्यय लगातार करते रहे, उसे क्या कहेंगे? इसका भी फॉर्मूला यही होगा। फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, जान लीजिएगा। गलती की सही? फॉर्मूला मांग की रोज का वही है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत। इसका कोई ज्यादा प्रकार तो है नहीं, ये तो सामान्य सी बात है कि कीमत में वृद्धि होने से या कमी होने से व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यय हमेशा क्या रहे? बराबर रहे। तो इसे क्या कहेंगे? कुल व्यय प्रणाली। क्या कहेंगे? कुल व्यय प्रणाली में उपभोक्ता हमेशा किसी वस्तु पर अपने व्यय को फिक्स कर देता है। दाम घटने और बढ़ने से उसको उपभोक्ता के खर्च पर किसी प्रकार का प्रभाव, क्योंकि उसका इनकम क्या है? फिक्स है। अपने फिक्स आय को क्या कर देता है? बांट दिया रहता है कि हमें कितना रुपया कहाँ खर्च करना है। तीसरा कौन है? बिंदु रेखीय विधि। और बिंदु रेखीय विधि का विकास मार्शल महोदय ने किया था। मांग की लोच को मापने की जो बिंदु रेखीय विधि है, इस बिंदु रेखीय विधि का विकास किसने किया था? और बिंदु रेखीय विधि का सूत्र क्या होगा? सेम होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन इसमें करना क्या होता है कि इसमें रेखा चित्र के माध्यम से, मतलब बिंदु रेखीय विधि में मार्शल ने मांग की लोच का ज्ञात करने के लिए रेखा चित्र किसकी सहायता लिया? रेखा चित्र की सहायता लिया। किसकी सहायता लिया? अब कहोगे रेखा चित्र की सहायता से हम कैसे निकालेंगे मांग की लोच? तो देखिए, निकालने का इसका भी एक तरीका है, YOX। और हमेशा आपको एक बात मैं बताते आ रहा हूं कि जब भी होगा तो लंबवत जो खड़ी जो रेखा है, खड़ी रेखा पर हमेशा कीमत आता है। किसको दर्शाएंगे? और जो परी रेखा है वह मात्रा या मांग की रेखा नहीं, कहीं इसको मात्रा हम कहते हैं, क्वांटिटी। वस्तु की मात्रा का डिमांड करते हैं, कितनी मात्रा हमको लेना है। अब देखिए, और इस पर हम एक रेखा डाल देते हैं। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, AB, FZ, MN, कुछ भी दे सकते हैं। ये आपके मन की बात करता है। गलती की सही? अब यहाँ दर्शाना क्या है? तो यहाँ दर्शाना है कि मान लिया कि एक कहीं ना कहीं तो हमको एक कांस्टेंट मानना होगा। एक वस्तु का एक हमको कीमत कांस्टेंट मानना होगा ना। मतलब P कीमत था
तो Q डिमांड कर रहा था। क्या यदि P बढ़कर, मतलब मान लिया कि हमने कहा कि कीमत में मान लो परिवर्तन 20% हो रहा है और मांग में परिवर्तन मान लो 15% हो रहा है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन 20% हो रहा है और मांग में परिवर्तन, तो कहता कि प्रतिशत बिंदु विधि से, कौन विधि से? बिंदु विधि से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। तब यहाँ आपको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा इसे। क्या जी, क्या लिखेंगे सॉल्व करने के लिए? 20/15, सॉरी 15/20, 3 पचे 4 पचे 3 बटा, मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, 4 से 3 में भाग देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 7 चौका बच गया 2, तो 5 चौका 20, क्रॉस हो गया। अब देखिए मांग की लोच इकाई से क्या है, मतलब जितना अनुपात में कीमत बढ़ा घटा है उस अनुपात में मांग में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ 0 पॉइंट ये है, तो इसको जब भी दर्शाएंगे तो चाप रेखा को हम दर्शाएंगे और यहाँ स्पर्श कराएंगे हम यहाँ कि तभी जो होगा, तो इसे क्या करें, नीचे डाल देंगे। क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट पॉइंट है मेरा ये वाला, इससे थोड़ा सा क्या करेंगे, 1 से थोड़ा सा क्या कर दिया कम। अगर मान लिया वही यदि ज़्यादा रहता, 1 से ज़्यादा रहता, इसको हम ढाल कहाँ कराते, यहाँ कराते। लेकिन यदि बराबर रहता, यदि बराबर आ जाता, 1 आ जाता आंसर, बिंदु पर हम मिला देते हैं, कम आने पर नीचे ले आएंगे। वही चीज है, उसी चीज को अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीका से रखने का प्रयास कर रहा है। गलत सही, हम रेखा को नाभि बनाएंगे तो ये चाप हम नहीं डालेंगे, चाप अगला विधि में हम सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ ये कर देंगे। गलती सही, एक नया पॉइंट बना देंगे। जैसे यहाँ हमने M बना दिया, देखिए यहाँ नया कोई पॉइंट QP बना देंगे, बढ़ गया तो फिर यहाँ एक बना सकते हैं, लेकिन नया बना देंगे ना। और इसको चाहे तो हम इसको यहाँ मिला सकते हैं, हालांकि मिलाना नहीं है, और मिलाना भी है याद रखिएगा। तो मेन रेखा के बाद यदि सांकेतिक मिलान करना है तो उसको डॉट डॉट से आप दर्शाएंगे, संकेत में देना है कि हम आपको समझ में आ जाए सामने वाले को, तो डॉट डॉट दे दीजिएगा, तो वो जगह सांकेतिक ऐसा किया है। सही बात है, लाइनिंग खींचना था नहीं, हमको बताने के लिए इन्होंने डॉट डॉट का प्रयोग। उम्मीद है यह भी बात चीज वही होता है, बस इसको रेखा के माध्यम से एक फाइनल मूल्य रहता है। बाजार में या तो 20 रुपये 40 रुपये किलो चीनी है, या तो कभी कभी 40 से कम हो सकता है, या कभी कभी 40 से ₹1 रुपया कम होगा तो मेन से नीचा गिरा देंगे, ज़्यादा होगा तो जो कीमत है उसे थोड़ा सा उठा देंगे। तो इसे कौन विधि कहेंगे, बिंदु विधि कहेंगे। चाप विधि सेम कंडीशन है, दूसरा कोई अंतर नहीं है इसमें भी, बस वहाँ जो हम चाप दर्शाए चाप के माध्यम से आर्च के माध्यम से काट देना है। अब चाप विधि क्या है, तो चाप विधि में मांग की लोच को मापने के लिए मांग रेखा पर 2 बिंदुओं के मध्य एक चाप गिरा देते हैं। चाप विधि क्या है, तो चाप विधि में मांग का लोच का फॉर्मूला सेम होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन करना क्या होता है कि जो हम पहले गलती से कर दिए थे वो काम यहाँ करना है। जब हम जो चाप खींच दिए थे ना, वो वहाँ नहीं करना था, वहाँ से लाइनिंग देना था, यहाँ चाप बना था। चाप हम डालेंगे कैसे, तो चाप डालने के लिए हमें करना क्या है, पहले तो हमको एक फिक्स कीमत करना होगा। मान लो यहाँ P है और यहाँ क्या है, Q है। तो मान लिया कि कीमत बढ़ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डॉट सांकेतिक देंगे और इसके सामने नीचे आएगा, और यहाँ पर इसकी सहायता से यहाँ खींचेंगे।
मान लिया कि 1 से कम आ गया है उत्तर, ज़्यादा हो गया तो ऊपर करेंगे, अगर 1 से नीचा हो सकता है कभी कभी। यहाँ होगा P1 होगा और नीचा गिरेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या कर लेंगे Q1 और इसके सामने जो मिलाएंगे Q2 कर देंगे, और इसको भी एक बड़ा सुंदर ऐसा मिला सकते हैं। यहाँ चाप दे देना है, चाप को अंग्रेजी में आर्च कहते हैं। ये देखिए आप इसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये बात जान गए तो थोड़ा सा और टॉपिक है, पढ़ते हैं, फिर अंकित प्रश्न पर। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आता है, ये दोनों का प्रश्न करता नहीं है, प्रश्न यहीं से आता है आपका। अब एक मुद्दा की बात मेरे सामने आता है कि मांग के लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मांग के लोच को प्रभावित करने वाला तत्व, मतलब मांग के लोच को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि मांग के लोच को प्रभावित करने वाला अनेक तत्व हैं। इसमें सबसे पहला तत्व होगा वस्तु की प्रकृति। मांग लोचदार होगी, विलोचदार होगी, समलोचदार होगी, इकाई से ज्यादा होगी या इकाई से, यह तय कौन करेगा, कौन करेगा, वस्तु की प्रकृति। और मैं आपको बता दूं हमारी जो वस्तु होती है वह वस्तु 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, अनिवार्य, कौन होता है, आरामदायक, हाँ वेरी गुड, विलासिता। डिफरेंस है थोड़ा सा। अनिवार्य वह वस्तु जिसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है। अनिवार्य वस्तु हम सब के लिए नमक है, चावल दाल रोटी है ना, अनिवार्य है। उसका दाम घटे या बढ़े, हम डिमांड जितना पहले करते थे आज भी उतना ही डिमांड करेंगे। तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहेंगे, आरामदायक, जो हमारे जीवन को आनंद प्रदान करता हो। टेलीविजन, टेलीविजन हो या फैन हो, आनंददायक वस्तु है ये। बहुत लोग हैं आज भी जिसके घर में आज भी फैन नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब ये पेट से ऊपर नहीं उठे हैं, वो हैंड फैन से ही गर्मी को भगा देने का प्रयास करते हैं। नहीं, इसमें उनकी गलती नहीं, उनकी इनकम की कमी है, इच्छा उनकी भी है। तो जैसे मान लिया कि थोड़ा सा हमारा इनकम बढ़ता है, अब हैंड फैन चलते चलते काम नहीं चल रहा है तो वो पंखा ला के लेते घर में। ये कौन हो गया, आरामदायक वस्तु हो गया। स्टूल पर भी काम चल रहा था, नहीं होता ले आके खरीद ले, क्या कुर्सी खरीद ले, वो आरामदायक हो गया। लेकिन विलासिता क्या होगा, सोफा सेट, एयर कंडीशन, हाथ से कपड़ा भिजाइए रहा था, वॉशिंग मशीन आ गया, मसाला सिलौटी पर पिसा रहा था, अब मिक्सी आ गया। क्या बोले, विलासिता की वस्तु, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। तो वस्तु की प्रकृति भी मांग की लोच को प्रभावित करते, याद रखिएगा। अनिवार्य वस्तु की मांग कैसी होगी, बेलोच होगी। अनिवार्य वस्तु की मांग कैसी होगी, दाम घटे या बढ़े जितना के उतना ही करेंगे। आरामदायक वस्तु का क्या होगा, लोचदार होगा, थोड़ा सा लोचदार। अभिलाषा का पूर्णतः बेलोचदार। तो क्या दाम बढ़ गया, थोड़ा सा खरीदना ही लोग छोड़ देगा, और दाम थोड़ा घटा लोग ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देगा। तो मांग की लोच सबसे पहले वस्तु की प्रकृति पर प्रभाव करता है। सीधे करेगा मांग की लोच कैसी होगी, तो भाई वस्तु बताओ ना, वस्तु का टाइप क्या है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमको लगता है कि एक बात एक नया यहाँ जोड़ने की ज़रूरत है कि आपकी कैटेगरी क्या है। पूंजीपति के भी कितने कैटेगरी हैं और गरीब के भी कितने कैटेगरी हैं, उस पर भी सब निर्भर करता है वस्तु की प्रकृति। क्या अमीर के लिए एयर कंडीशन अनिवार्य चीज है, गलत नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली में जो घर में फ्रिज लगा के रखे हुआ है, कूलर लगा के रखे, उसके लिए अनिवार्य वस्तु, उसके लिए फ्रिज वहाँ अनिवार्य है।
आपने बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रिज विलासिता की वस्तु, अरे फ्रिज खरीदा है, बड़ी लोग ऊंची नजर से देखता है, फ्रिज रखा है घर में, अरे कूलर लगाया है घर में। दिल्ली में कूलर बड़ी चीज नहीं है, ना रहेगा तो जिएगा ही नहीं वो, कितनी गर्मी है। एक दिन पानी आ गया, फिर अब 2 दिन के बाद आएगा, घंटा रखेगा तो पानी खराब ही हो जाएगा। तो वहां क्या है, दिल्ली में स्थान और जगह पर भी तय करता है कि कौन वस्तु आरामदायक है, कौन विलासिता की वस्तु है। दूसरा, पूरक वस्तु की मांग। दूसरा क्या है, पूरक वस्तु की मांग भी मांग के लोच को प्रभावित करती है। जैसे पूरक वस्तु का उदाहरण कोई लड़की दे सकती है क्या? पूरक वस्तु का बोलो। ब्रेड और ठीक है, कार पेट्रोल यो चलेगा, कलम स्याही यह भी चलेगा। तो याद रखिएगा, पूरक वस्तु की मांग बेलोच होती है। गलती सही। अब पेट्रोल कितना महंगा होगा, हमको आना था, हमको मजबूरी है खरीदना, हमारी नहीं खरीदेंगे तो गाड़ी क्या ढो के चलेंगे। वही तो चुटकुल्ला वाली कहानी होगी, ये पंचर साइकिल ला। अब गाड़ी लिए हैं तो थोड़ी ना कि हम गाड़ी हम ढुलकाते लेके आएंगे। अब 500 रुपये होगा तो मजबूरी है जिनके पास गाड़ी, पेट्रोल तो भराना पड़ेगा। क्या पुरुषोत्तम, ऐसे ऐसे महापुरुष होंगे, गाड़ी दिखाने के लिए ढुलक होते आएगा, सर गाड़ी था पेट्रोल घट गया महंगा इसलिए नहीं लगाया है। अच्छा, आय पर करता है। तीसरा है स्थानापन्न वस्तु। तीसरा कौन है? उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को स्थानापन्न वस्तु का परिभाषा याद होगा कि नहीं याद है? स्थानापन्न वस्तु का सारे को तो नहीं है, मात्र 20 वर्ग का अर्थ है। कुछ लोग जबरदस्ती उठा लिया है हाथ, खड़ा होइए श्रीमान। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं? उसी के स्थान पर, ठीक है, सुधर रहा है। एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का हूबहू प्रयोग करे तो स्थानापन्न वस्तु। बैठ जाइए और याद रखिएगा, स्थानापन्न वस्तु का मांग लोचदार होता है। इस सारा वस्तुनिष्ठ का प्रश्न आ रहा है क्या जी? क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछता है, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे या तुम्हारे परीक्षा में पूछे, ये सब कुछ नहीं डालेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में उदाहरण से ही प्रश्न बनाता है। और यहां चीनी का मांग लोचदार होगा, बेलोचदार होगा। तो चीनी का देख लीजिए, चीनी और मीठा लिख देगा, उसका स्थानापन्न है मीठा। चीनी का कीमत बढ़ जाए और मीठा का कीमत घट जाए तो चीनी की मांग क्या हो जाएगी? लोचदार हो जाएगी। लोग चीनी का खरीदना छोड़ देगा, मीठा पर आ जाएगा, गुण पर आ जाएगा ना। चौथा है जिस वस्तु का मांग स्थगित किया जा सके। याद है ना, कुछ ऐसी भी वस्तु हैं जिनका कुछ समय प्रयोग करते हैं, कुछ दिनों के लिए स्थगित रोक देते हैं। क्या गलती बोल रहा हूं? अभी बिहान जैकेट पहन के आप लोग आइए, कल से आओगे? नहीं आओगे, क्यों? जैसे ठंडी के दिनों में जैकेट का मांग बढ़ जाता है, और गर्मी के दिनों में जैकेट को हम लोग क्या करते हैं, मांग को छोड़ देते हैं, मतलब उसको बक्सा में बंद कर देते हैं। तो जिस वस्तु के मांग को कुछ दिनों, कुछ घंटों, कुछ महीनों के लिए स्थगित किया जाता है, उसकी मांग कैसे होगी? अब 1000 का स्वेटर अगर हमको 500 में देगा, मैं तो नहीं खरीदूंगा। क्या मनीष तुम खरीद लोगे? हाँ, मनीष खरीद लेगा, क्योंकि बाद में पहने। सारा होशियार है ये जगह, लेकिन हम इसी का रूल फेल कर देगा, ये खरीद लेगा। कोई जरूरत नहीं है, मंगनी में घर में जगह है कि ये होगा। तो ऐसा है, तो जितना विद्यार्थी लोगों से कहिए ना, जितना जो कंबल है, ब्लैंकेट सब घरे रखायल है, उसको बिछा देता बिछावन के नीचे। कोनो बिछाया है नहीं, और गर्मी ज्यादा लगता है।
जो सोता वो नहीं सो पाएगा क्या जी? इतना गर्म अंदर से हीट दे लगेगा, हीटरे लगे ले। उसके बाद वस्तुओं का विविध प्रयोग, वस्तुओं का विविध, कुछ ऐसी वस्तु हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा सकता है अनेक काम में, जैसे बिजली है, कोयला है। और जिन वस्तुओं का बहुत विविध प्रयोग होता है उनकी मांग कम लोचदार होती है। लोचदार तो होगी लेकिन कैसी होगी? क्या? जैसे बिजली है जिसका बहुत प्रयोग होता है बहुत अनेक क्षेत्र में, दाम थोड़ा बढ़ जाएगा तो लोग कुछ जरूरतें का काम करेगा उससे, और दाम कहीं घट के 1 रुपये प्रति यूनिट हो गया, सब कुछ मोटर खोल देगा, 2 घंटा चलेगा, अच्छा ठंडा पानी आया, चलो नहा लेते हैं, हर दिन खोलने रहेगा, खेत ही पटाएगा नहीं। उसके बाद एक वस्तु था आदत की वस्तु। याद रखिएगा, कुछ वस्तु है जिनका आपको आदत लत लग गया है, जैसे शराबी के लिए शराब, और गुटखे खाने वाले के लिए गुटखा, खैनी वाले के लिए खैनी। तो आदत वस्तु की जो मांग होती है, याद रखिएगा, वह क्या होगा? बेलोच होगा। क्योंकि वो कितनों दाम बढ़ा दे, पियकरा सब पीना छोड़ेगा नहीं है। हाँ बंद है तो और अधिक कीमत दे के पी रहा है। तो प्रश्न है कि मांग के लोच को प्रभावित करने वाला ये कारक है। अब प्रश्न है तो मांग के लोच का इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? लास्ट बात कर लें कि मांग के लोच का महत्व। तो मांग के लोच का हमारे व्यवहारिक जीवन में या दैनिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जान लीजिएगा, पहला बात, एकाधिकारी मूल्य निर्धारण में एकाधिकारी किसे कहते हैं? जब किसी बाजार में किसी वस्तु के केवल एक ही उत्पादक हो, एक ही आपूर्तिकर्ता, उसको कहेंगे एकाधिकारी। तो एकाधिकारी जब अपने वस्तु की कीमत को तय करता है, तो याद रखिएगा, जिस वस्तु का डिमांड कम होगा उस वस्तु पर की मांग माने कीमत उसका मूल्य ज्यादा रखेगा, तो उसका डिमांड कभी कभी होता है। और जिस वस्तु का डिमांड ज्यादा होगा उसका पर मुनाफा कम कमाएगा। क्या है कि ज्यादा बिकने वाला है, ज्यादा बिकेगा, मुनाफा कम ही रखेंगे तो हमको लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल कहता है कम दाम ज्यादा बिक्री ज्यादा लाभ। यदि तुम दाम कम रख दो तो दाम कम होने की वजह से तुम्हारा बिक्री क्या होगा? ज्यादा होगा, और ज्यादा बिकेगा तो लाभ ज्यादा होगा। बहुत बच्चे नहीं समझे, उदाहरण दे रहा हूं। एक सब्जी वाला जो प्रतिदिन प्रति केजी 2 रुपया कमाता है और वह 200 किलो आलू बेचता है, हर किलो पर कितना मुनाफा कमाता है? 2 रुपया मुनाफा कमाता है, लेकिन प्रतिदिन कितना आलू बेचता है? 200 केजी। और एक ऐसा दुकानदार है जो प्रति केजी 50 पैसा मुनाफा कमाता है और वह 1000 केजी आलू बेच देता है। इसको मुनाफा भले ही इससे 100 रुपया ही ज्यादा हुआ हो, लेकिन इसको अन्य कई प्रकार के मुनाफा हुआ। एक तो ग्राहक में इसका नाम का प्रचार होगा, दूसरा होलसेलर में इसका नाम क्रेडिट बढ़ेगा, अरे अमुक इतना बेच लेता है। गलत सही, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा 10 पैसा थोड़ा बढ़ा देगा तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लेगा। मैं गलत बोल रहा हूं? तो एकाधिकारी मूल्य निर्धारण करेगा, याद रखिएगा। जिसका डिमांड ज्यादा होता है उस पर जो बेलोच वस्तु होता है ना, वहां पर मुनाफा कम, दाम कम रखता है, आज जो लोचदार होता है उसका दाम ज्यादा कर देता है। देखिएगा, सोफा सेट पर ऐसे ही दाम ज्यादा है, हवाई जहाज का टिकट ऐसे ही ज्यादा रहता है, एयर कंडीशन फ्रिज का पर ऐसा ही सरकार का टैक्स ज्यादा है। ये आम जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तु है उसी पर सरकार का टैक्स कम है।
कभी जाकर देख लीजिएगा। अभी वैट है ना, वैट का दर सबसे ज़्यादा 28% है। किस पर है? विलासिता की वस्तु पर है। विलासिता की वस्तु पर है, अनिवार्य वस्तु पर तो 0% का ईगो पर है, और जो थोड़ा हाई उस पर 5% है। हम ब्रांडेड कपड़ा खरीदने जाओगे तो वहाँ तो 18% ले गए, छोड़े कह लो, क्योंकि आप ब्रांडेड का डिमांड तब कर रहे हैं ना जब आप पेट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। नहीं तो कपड़ा तो तन ढकने के लिए कम दाम कैसे भी ढका जा सकता है। अब डिमांड करोगे एक से बढ़कर एक है, हाँ तो दाम ज़्यादा देना ही पड़ेगा। दूसरा है सरकारी नीति निर्धारण में। सरकारी नीति निर्धारण में सरकार जब नीति का निर्धारण करती है, सरकार नीति निर्धारण कैसे करेगी? कोई कानून बनाती है, मूल्य नीति ही बनाती है। तो मूल्य का निर्धारण करते समय सरकार भी देखती है कि कौन लोचदार वस्तु है, कौन बेलोचदार वस्तु है। सरकार टैक्स लगाने से पहले भी ध्यान देती है, गलत कि सही? इसके और मजदूरी के निर्धारण में भी होता है। मजदूरी निर्धारण में मजदूरी का दर कितना होगा, कितना मजदूरी दिया जाए। तो जब मजदूर संघ सरकार पर दबाव डालती है, तो जिन उद्योगों में मजदूरों की मांग लोचदार होती है, वो मजदूरी का दर थोड़ा ज़्यादा भी दे देगा तो उसको फर्क पड़ने वाला क्यों? क्योंकि मशीन से काम करवा रहा है। मजदूरी का दर बढ़ा देगा, कुछ मजदूर को छंटनी कर देगा। लेकिन जो श्रम प्रधान है, जैसे चाय वाला, सूती कपड़ा वाला, तो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ प्रतिशत में नहीं, रुपया में बढ़ाएगा सीधा। चलो आपको 100 रुपये में बढ़ा दिए, कहेगा 5% 7%, तो वहाँ तो परसेंट पर पहले ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और कर निर्धारण में भी, कर निर्धारण में भी मांग के लोच का सहारा लिया जाता है। कैसे? याद रखिएगा, जिनकी आमदनी कम है सरकार उनसे टैक्स कम लेती है, और जिनकी आमदनी ज़्यादा है उनसे टैक्स क्या लेती है? और जिनके पास तो आमदनी बहुत कम है उससे सरकार टैक्स लेती ही नहीं है, क्योंकि जिसकी आमदनी कम है उसके लाइफ में पैसा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जिनकी आय ज़्यादा है, बहुत अथाह आय है जिनके पास, उनके लाइफ में रुपया का उतना ज़्यादा महत्व, तो उनसे सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है। शुरू में 5%, 10%, 20%, 30%, और उससे जो ज़्यादा कमा लेती सरकार उससे 44% टैक्स लेती है। तो उससे 44% इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसके नज़र में हमारे लिए 100 रुपये का ज़्यादा वेट है, उसके लिए 1 लाख का कोई वेट है ही नहीं, इसलिए ऐसा होता है।